ओके, इन केटीजी अभी फॉर्मूले का लिस्ट पूरा लर्न करते हैं, राइट? सो द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव लर्नड अबाउट मीन फ्री पाथ, राइट? सो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? lambda 1 plus lambda 2 molecules and gases upon, बराबर है? what is lambda here? free path. what is free path? the distance between two successive collisions is known as free path. okay, so lambda का जो है एक पर्टिकुलर मीन फ्री पाथ का वैल्यू दिया हुआ है, बराबर है? तो 1/√2d वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे डेंसिटी में, बराबर है? सो दैट वैल्यू यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट पार्ट, उस पे कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? अच्छा, देन सेकंड वी हैव लर्नड अबाउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस. प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस? 1/3 rho v bar. yes, 1/3 rho v bar square, correct? what is this v bar here? stands for RMS velocity. For gas, we always consider RMS velocity. It may be at STP, it may be at NTP. STP मतलब क्या होता है? Standard temperature pressure. NTP मतलब normal temperature pressure. उसमें pressure, atmospheric pressure fixed होता है 1.051, बराबर है? तो वो values anyway दिया रहता है, so don't have to worry about. तो इसके बाद में यहाँ पे सेकेंड जो फॉर्मूला था उसमें बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे, बराबर है? वो फॉर्मूला भी याद रखना है. व्हाट इज दैट? PV इज इक्वल टू nRT, बराबर है? तो यहाँ पे n का वैल्यूज दो तुम लोगों को ध्यान में रखना है. व्हाट इज दैट? मास अपॉन मोलर मास, बराबर है? दूसरा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, बराबर है? तो R का फॉर्मूला क्या है? R अपॉन Na क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इतना तीन ये ध्यान में रखने का, बराबर है? फिर उसके बाद में थर्ड हमने तीनों लॉज भी ध्यान में रखना है. बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ. तो बॉयज लॉ के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सब दिमाग में रखो, बराबर है? फिर अजम्पशंस पढ़ा था, बराबर है ना? अजम्पशंस भी इंपॉर्टेंट है. अजम्पशंस में फ्यू पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी हमने कल रिवाइज कर लिया था, अगेन आई एम नॉट रिवाइजिंग इट. देन उसके बाद में नेक्स्ट अजम्पशंस के बाद में नेक्स्ट पार्ट में तुम लोगों का हो गया था. व्हाट वाज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट? एक एक करके जल्दी जल्दी. पांच मिनट रुका के साथ में फिर भेजना. हाँ, नेक्स्ट पार्ट कौन सा पढ़ा था हमने? हाँ, एक तो था डेड्यूस बॉयल्स लॉ, बराबर है ना? ओके, और उसके बाद में पूरा फॉर्मूले का लिस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है सम्स के लिए, और वही फॉर्मूला इसमें पूरे चैप्टर में याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला, बराबर है? तो क्या क्या फॉर्मूला था? काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था, एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV, बराबर है? उसके बाद में क्या लिखा था? फटाफट बोलते जाओ. 3/2 nRT. तीसरा क्या था? काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना हो गया था? 3/2 RT, याद रहेगा अभी सब. उसके बाद में क्या था? मॉलिक्यूल, बराबर है ना? सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के लिए क्या ध्यान में रखना है? 3/2 kBT, बराबर है? इसमें kB का वैल्यू ये वाला आ गया, बराबर है? करेक्ट. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है ये तो काइनेटिक एनर्जी का हो गया. तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर दे दो, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर है ना? उससे रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं, करेक्ट. और दूसरा और क्या? RMS वेलोसिटी का भी फॉर्मूला देखते हैं. RMS वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं यहां से निकाल सकते हैं हम लोग? प्रेशर क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/3 रो मतलब टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है? इसको मैं RMS लिख देती हूँ, थोड़ा इजी पड़ता है, बराबर है? हाँ, उसके बाद में क्या आ जाएगा? तो V स्क्वायर RMS वाला कितना हो जाएगा? 3PV अपॉन M, बराबर है? तो इस तरह से एक ये फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, और V RMS लेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट में आएगा, बराबर है ना? हाँ, तो ये सब फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान में रखना है. PV अपॉन M. इसी का दूसरा फॉर्मूला का लिस्ट बताओ. 3 nRT अपॉन M, बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, तो वी कैन यूज दैट.
और नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला, तभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं एवोगाड्रो नंबर के साथ। समझ में आया? डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन वी कैन यूज इट। बट यहाँ पे अगर सब टर्म्स कांस्टेंट है, मतलब सेम गैस है, टेम्परेचर खाली चेंज हो रहा है, तो वी कैन से दैट VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T। समझ में आया? अगर डिफरेंट गैसेस है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? VRMS प्रोपोर्शनल टू √T/mg, बराबर है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल्स। इज दैट वेरी क्लियर? तो इतना ये इसके ऊपर से पूरे सम्स इसी में से आएंगे, और रेडिएशन का एक दो कंसेप्ट पे आएगा, बाकी पूरा न्यूमेरिकल्स बहुत इजी रहेगा इसके लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट वाला हमने किया था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड, बराबर है ना? तो उसमें पहला पार्ट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है? एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mvx² प्लस 1/2 mvy² प्लस 1/2 mvz²। यहाँ पे ईच हाफ mv² इज सेम एज नथिंग बट व्हाट? हाफ kBT, विच इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, बराबर है? तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के बाद में हमने किया था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक के लिए कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3, बिकॉज 3 ट्रांसलेशनल मोशन है, बराबर है? और डायटॉमिक में रिजिड के लिए 5, बिकॉज 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल। एंड नॉन रिजिड के लिए 7, क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल, बराबर है? तो 1 में जो है 2 पार्ट रहते हैं, इसके लिए 7 होता है। और उसके बाद में फाइनली आता है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में कितना होता है? 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, F नंबर ऑफ वाइब्रेशनल, बराबर है? अगर डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक के लिए अगर तुम लोग को Cp का वैल्यू पूछा है, CV एंड Cp, ये ध्यान में रखने का है। ये किसके लिए? मोनो के लिए तुम लोग को मालूम है 3 है ना, तो 3/2 R, बस 3/2 R, T हट जाएगा ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट है, बराबर है? और इसके लिए आ जाएगा, एक याद है ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसमें क्या आएगा? 5/2 7/2, बराबर है? नॉन रिजिड में 7/2 9/2, बराबर है? और पॉलीएटॉमिक में क्या था? CV इज इक्वल टू 3 + F इंटू R। इसका क्या था? 4 + F इंटू R। पॉलीएटॉमिक क्लियर हो गया? ये भी पार्ट इतना तक कंप्लीट कर लिया था, और इसके आगे कुछ पार्ट हुआ था अपना। अभी रेडिएशन पार्ट चालू करेंगे। और कौन सा था? हाँ, मेयर्स रिलेशन भी कर लिया था। मेयर्स रिलेशन क्या था? Cp - Cv इज इक्वल टू R। वो मालूम पड़ा तुम लोगों को कैसे किया हमने, बराबर है ना? Why Cp इज ग्रेटर देन Cv? Because at constant pressure, internal energy as well as external work is done, and at constant volume only internal energy is used, बराबर है? That is the reason about it. चलो ठीक है, अभी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वाला कंसेप्ट करते हैं, that is radiation. हाँ, अभी रेडिएशन में फ्यू कंसेप्ट अभी फटाफट चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट अभी तक ध्यान देंगे सब जन पहले बिकॉज इसमें ना सिर्फ छोटा छोटा थियरीज है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी पार्ट है, और ये चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है? पेपर 1 में वैसे मोस्टली तुम लोग कर पाओगे सब में, प्रोवाइडेड थर्मोडायनेमिक्स आई डोंट नो कैसा लगता है? अच्छा है, चैप्टर हो गया बराबर से। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। अच्छा, रेडिएशन में क्या कंसेप्ट है? सपोज कोई मीडियम, अगर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसको जो है हीट मिल रहा है। हीट, ऑफ कोर्स हीट मतलब क्या हो जाता है? वेवलेंथ, बराबर है ना? हाँ, तो उसको हीट दिया, इंसिडेंट किया, तो क्या क्या चीजें हो सकती है? या तो ये अब्सॉर्ब कर लेगा, ये सब्सटेंस क्या करेगा? अब्सॉर्ब। या तो ये सब्सटेंस क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट, बराबर है? या तो ये सब्सटेंस क्या करेगा? उसको ट्रांसमिट करेगा, पास कर लेगा। 3 चीजें हो सकती है, बराबर है ना? या तो तीनों थोड़ा थोड़ा कर लेगा, डिपेंडिंग ऑन मीडियम, कौन सा सब्सटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बराबर है? तो क्या क्या चीजें होती है? व्हेन हीट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, व्हेन हीट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस क्या क्या होता है? अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, 3 चीज होता है, बराबर है? तो हीट अब्सॉर्ब मतलब क्यू, बराबर है? तो इसमें से सम अमाउंट इज व्हाट? अब्सॉर्ब, सम अमाउंट इज अब्सॉर्ब, तो हम लोग क्या लिखेंगे? QA, amount of heat which is absorbed. अभी amount of heat which is reflected is QR, amount of heat which is transmitted is QT. Are you getting my point here? So total Q क्या हो गया? QA plus QR plus QT. समझ में आया?
So the total heat incident on a surface, on a body, is sum of amount of heat absorbed, amount of heat reflected, amount of heat transmitted. Clear? So इसमें जो है A, R and T, ये 3 डेफिनेशंस है. A का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. क्या मतलब है सर? इसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ. बराबर है. तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा? द अमाउंट विच इज एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टोटल हीट. समझ में? अमाउंट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस पर यूनिट टोटल हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस. इसको क्या लिखेंगे बोलो? अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस. कुछ समझ में आ रहा है मैंने? इसका बोलो क्या आएगा? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सरफेस टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस. क्लियर हो गया ये पार्ट? अभी देखो हीट अपॉन हीट है ना, तो इसका यूनिट नहीं है, नो यूनिट. इसका नाम बोलो क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. इसका दूसरा नाम है एब्जॉर्प्टिविटी. एब्जॉर्प्टिविटी समझ में आया? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलो या एब्जॉर्प्टिविटी. क्लियर हुआ? इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिविटी. कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसमिटिविटी. इज इट क्लियर? ठीक है. अच्छा अभी इसमें जो है, अभी ये तो इंडिविजुअल डेफिनेशन तुम लोग को 2-2 मार्क का आ सकता है. ठीक है. अभी क्या करेंगे? कभी कभी आता है शो दैट A प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 मार्क या 2 मार्क्स का क्वेश्चन. बहुत ज्यादा दिलदार हुआ तो 2 मार्क दे देगा, नहीं तो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है. समझ में आया? तो A प्लस आर प्लस टी क्या पूछा है? 1 प्रूव करने के लिए बोला है. तो हमने तो यहाँ पे स्टडी कर लिया द टोटल हीट इंसिडेंट इतने पार्ट में डिवाइड हो गया है. बराबर है. अभी क्या करेंगे? इसको डिवाइड बाय क्यू करेंगे पूरा इक्वेशन को. बोथ द साइड्स डिवाइड बाय क्यू. बोथ द साइड्स पूरे को डिवाइड करो या इंडिविजुअल डिवाइड करो, एक ही बात है ना. बराबर है कि नहीं? तो अभी ये देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया? तो ये डिवाइड किया तो 1 आया कि नहीं आया? इसको क्या बाय डेफिनेशन A, बाय डेफिनेशन R, बाय डेफिनेशन T मिल गया. समझ में? A प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1. एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? इंडिया में डिसिप्लिन नहीं आ सकता है जब तक उनके ऊपर फाइन इम्पोज ना हो. बराबर है? ये सीधी सी बात है. यहाँ का कल्चर ही हो गया वैसा. हम लोग ही जब फॉरेन में जाते हैं ना, तो फॉरेनर से पहले हम रेडी होके जाते हैं. बराबर है? क्योंकि हमको दिखाना होता है वी आर द बेस्ट. यहाँ पे अपना ही है, इधर इतना दे दो उतना काम हो जाता है. इधर भी तो वही दिया ना. चलो ठीक है. एनीवेज ये पार्ट क्लियर हो गया. हाँ, तो A प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1. एवरीवन अंडरस्टूड? फटाफट जल्दी से लिखो. मैं पूरा भी डेफिनेशन पूरा लिखाते नहीं जाऊंगी. समझ में आया ना? याद रहेगा ना डेफिनेशन? हाँ, तुम लोग ये पार्ट बना दो और ये सब लिख दो. तो रेशियो अभी डेफिनेशन बना सकते हो ना. द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टोटल इंसिडेंट हीट या अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस. एक वाला लिख लो, बाकी तुम लोग लिख सकते हो. तो इसका 2 नाम. दूसरा नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. इसमें खाली सबका मीनिंग लिख लेते हैं. क्यू ए मतलब क्या है? इधर इधर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस. खाली एक का मीनिंग लिख लो, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड. बराबर है? दूसरा क्या है? क्यू का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट. बराबर है? बस बाकी इस तरह से हम लोग पूरा डेफिनेशन बना सकते हैं. जल्दी फटाफट ये वाला पार्ट लिख लिया इधर. ये पहला लिखने गए. इसके पहले का एक स्टेप कौन सा था? Q इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी. दोनों को डिवाइड कर दिया तो यू आर गेटिंग 1 इज इक्वल टू A प्लस आर प्लस टी. बाकी जो अभी आए हैं वो बाद में लिख सकते हैं.
हो गया सबका पार्ट? हाँ, बाद में लिखना, अभी बात नहीं। क्या हो गया? हाँ, अच्छा, अभी हमने क्या प्रूव किया? दैट A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1, बराबर है? कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 1। अगर क्या होगा, अगर एक एक वैल्यू इसमें 1 होगा। स्टॉप राइटिंग, क्या लिख रहे हो तुम लोग? इतना स्लो लिखते हो? हाँ, अगर A इज इक्वल टू 1, बराबर है, ये कंडीशन हो सकता है, तो RT क्या है? 0। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है? R इज इक्वल टू 1, A और T 0, T इज इक्वल टू 1, A एंड R 0। अगर A इज इक्वल टू 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बुक बंद, बाद में बुक बंद करो। हाँ, A इज इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे? परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जो कर रहा है, बराबर है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, बराबर है? तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्लियर हुआ? R इज इक्वल टू 1, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, क्या आएगा रिफ्लेक्टर में? सिल्वर फॉइल का मालूम है ना अपना, परफेक्ट रिफ्लेक्टर जो यूज होता है सोलर के लिए, बराबर है? रिफ्लेक्टर, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। क्लियर हुआ? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परफेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ये कभी होता है? क्लियर ग्लास, पूरा रे लाइट क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। हीट एनर्जी क्या होता है? ट्रांसमिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? तो ये 3 कंडीशन तुम लोगों को समझ में आया क्या? मैम, ब्लैक बॉडी में कैसा है? अगर जितना हम उसको इंसिडेंट करेंगे उतना लेगा, और जो जितना ले सकते हैं उतना देना भी पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थोड़ा मैं आगे बढ़ूं, अभी तक स्टार्ट किया ना, रुक जाओ। नहीं, अभी सब मीनिंग, इसका सिर्फ मीनिंग बता रही हूँ। A इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? विच सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स कंप्लीटली, बराबर है? अभी वो आइडियली है कि नहीं है वो सेकंड चीज है। समझ में आया? तो ये थियोरेटिकली ये मीनिंग है उसका। तो अभी इसका एग्जांपल परफेक्टली ब्लैक बॉडी में अभी तक जो हमने स्टडी किया है, लैंप ब्लैक। कौन सा वो? लैंप ब्लैक। मालूम है लैंप जो लाते हैं, जो ब्लैक आता है ना, दैट इज द परफेक्टली ब्लैक विच वी कंसिडर। काजल बनाते मालूम है, पहले गांव में वगैरह वही सब लगाते थे, वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं, परफेक्ट ब्लैक, बराबर है? तो वो एब्जॉर्ब करता है कंप्लीटली, दैट इज व्हाट इज द बेसिक पार्ट यहाँ पे। लेकिन अभी इसमें कैसा होता है कि हाँ, ये वाला पार्ट है, अभी इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कौन सा है करके। अगर सपोज T 0 है, T 0 है, मतलब A और R, मतलब बॉडी विल एब्जॉर्ब और माइट रिफ्लेक्ट, थोड़ा पार्ट रहेगा उसमें। अगर ट्रांसमिशन 0 है, बराबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अथर्मनस बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? अथर्मनस बॉडी, बराबर है? तो वो बॉडी जिसमें से ट्रांसमिशन नहीं होता है, डू नॉट ट्रांसमिट हीट एनर्जी, अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है? डू नॉट ट्रांसमिट हीट एनर्जी। ये कौन सा है? वुड सबसे बड़ा एग्जांपल है, बराबर है? डज नॉट ट्रांसमिट हीट एनर्जी। वाटर सरफेस, मालूम है ना, सी वाटर क्या होता है? ऊपर का पार्ट गर्म होता है लेकिन अंदर ठंडा रहता है। डू नॉट ट्रांसमिट हीट एनर्जी। आर यू गेटिंग इट? अगर T नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू मतलब क्या हो गया कि पूरा ट्रांसमिट करता है, कंप्लीटली नहीं करता है, बराबर है? It transmits heat energy, at the same time it is not a good absorber, not good reflector. सब conditions आ गए ना, पूरे आ गए ना इसके अंदर। इस ऐसा वाला which transmits heat energy, बराबर है, we call it as diathermanous body. Diathermanous body, समझ में आया? मतलब transmits heat energy, transmit heat energy. Have you all understood this part? इसका एग्जाम्पल तो तुम लोगों को समझ में आया पहले वाले का। इसका क्या आ जाएगा? ग्लास, क्वार्ट्ज, बराबर है? ये सब है एग्जाम्पल्स विच ट्रांसमिट हीट एनर्जी। लेकिन यहाँ पे अगर 1 है, मतलब पूरा कंप्लीटली कर रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे क्लियर ग्लास। उसमें भी क्वालिटी होती है, बराबर है? ग्लास खरीदने जाओगे ना तो उसमें अलग अलग रेट्स होते हैं क्योंकि क्वालिटीज डिफरेंट होती है। यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? तो अभी इतना टाइप का तुम लोगों को समझ में आया क्या क्या है? It is a good absorber, good reflector,
समझ में आया? फिर ये पॉइंट्स लिख लो। तो कभी भी कुछ आया पार्ट इतना ध्यान में रहेगा इजीली। ए इज इक्वल टू 1, हाँ परफेक्ट एब्जॉर्बर, बराबर है ना? एब्जॉर्बर एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी, बराबर है? बट एक्चुअली परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो एक ही कंडीशन पे होगा जहां पे एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दोनों, एमिशन दोनों भी इक्वल होगा, सेम होना चाहिए। जितना एब्जॉर्ब किया उतना रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बट परफेक्ट एब्जॉर्बर करके लिख लो इसको, ठीक है? ये आ जाएगा परफेक्ट रिफ्लेक्टर। इसका एग्जाम्पल एक एक छोटा वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखोगे तो तुम लोग को ध्यान में रहेगा पूरा पार्ट। इसका एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम लोग? लैम्प ब्लैक, लैम्प के नीचे का जो ब्लैक कलर आ जाता है, ठीक है? परफेक्ट रिफ्लेक्टर में क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने परफेक्ट रिफ्लेक्टर में? सिल्वर फॉइल मिरर है ना, पॉलिश मिरर, वो जो पार्ट होता है विच रिफ्लेक्ट द लाइट। तो और ये आ जाएगा परफेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें एग्जांपल आ जाएगा क्लियर ग्लास। एट इज बेसिक एक एक एग्जांपल ध्यान में रखो। इसका एग्जांपल में मैंने दिया था वुड, और यहाँ के एग्जांपल में एटलीस्ट में ध्यान में रखो हाँ ग्लास एंड क्वार्ट्ज। तो अभी पूरा रेडिएशन पार्ट में पढ़ेंगे। तो इतना सारा तो हमने रेडिएशन का पॉइंट्स में पढ़ लिया, अलग अलग टाइप का बॉडीज के बारे में, बराबर है? अभी हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन। रेडिएशन कहीं पे कहाँ पे देखा है? एग्जांपल दे दो थोड़ा, एटलीस्ट रेडिएशन पार्ट तो समझ में आया क्या है रेडिएशन, कहाँ कहाँ पे देखा है? एग्जांपल दे लो। हाँ, हार्मफुल रेज, हाँ ठीक है, ओके। रेडिएशन का सिंपल से एग्जांपल देना, वो तो है बड़ा बड़ा बात है। हाँ, एक्सरे में यूज होता है रेडिएशन, ठीक है। हाँ हाँ ओके, हाँ सिंपल से ले लो ना। अरे कोई चीज ठंडी हो रही है, चाय ले लो गरम गरम, धुआं निकल रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एमिशन ऑफ हीट एनर्जी हुआ ना वो, दैट इज द रेडिएशन। जो दिखता है एटलीस्ट उतना तो एक ध्यान में रखो। वही कंसेप्ट है ना, कुछ चीजें। अभी यहाँ पे रेडिएशन मतलब क्या होता है? कोई भी हॉट बॉडी में से हीट एनर्जी निकल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? द बॉडी इज रेडिएटिंग हीट एनर्जी। कब तक हीट एनर्जी निकलेगा हॉट बॉडी से? जब तक उसका टेम्परेचर अपना सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल में नहीं आएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, बराबर है? अभी कौन है भाई इधर? ओ शाबाश। अच्छा 8 बजे का लेक्चर था क्या? तो फाइन, मेरे ख्याल से टाइम के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा फिर। तुम लोग कैसे लेट क्यों, क्या रीजन? उठा लेट? नहीं, अलार्म, वो अलार्म को तोड़ देने का, फोन को तोड़ देने का जो बजता नहीं है। हाँ हाँ, तो ऑटो नहीं मिलेगा ऐसे तुम लोग अभी चल सकता है ना, क्या ऑटो ऑटो करते हो? हाँ तो चल के पहले डिसाइड करने का कि आधा घंटा चलने को लगता है, चलो आओ। थोड़ा चलने से एक्सरसाइज भी हो जाता है और मॉर्निंग उठना होता है, मॉर्निंग वॉक हो जाता है, सब एक ही साथ में हो जाता है पूरा। हम लोग भी चल चल के ही चले हैं पूरा। चलो ठीक है। हाँ, सो रेडिएशन का मीनिंग बेसिक समझ में आया? एटलीस्ट चाय वाले को याद रखिएगा तो भी ध्यान में रहेगा। अरे रेडिएशन हो रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, रेडिएशन मतलब गर्म है, बहुत कम धुआं दिख रहा है, मतलब बराबर नहीं गर्म किया है। चलो ठीक है, अभी ये रेडिएशन का बेसिक मीनिंग समझ में आया। व्हेन अ बॉडी कूल्स डाउन, बराबर है, हीट एनर्जी इज रेडिएटेड एंड इट विल रेडिएट अनलेस एंड अनटिल सराउंडिंग टेम्परेचर इट इज इक्वल, बराबर है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है पार्ट। अच्छा, इसमें अभी हर एक रेडिएशन का एमिशन हो रहा है ना, हीट एनर्जी इज एमिटेड, उसका एक पावर होता है, बराबर है। वो किस पे डिपेंड करता है? उसको हम बोलते हैं एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं इसको? एमिसिव पावर। जो सेमिनार लेने वाले हैं ना, तुम लोग का कंसंट्रेशन इधर ही रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पेक्ट्रल बाद में हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं समझ रही हूँ, आई कैन मेक आउट। हाँ, एमिसिव पावर, ठीक है। एमिसिव पावर नाम से समझ में आ रहा है, एमिशन हो रहा है, उसका पावर, पावर मतलब इतरेट अपना पार्ट में आ जाएगा। चलो ठीक है, इसका दूसरा नाम लेते हैं रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? रेडिएंट
एनर्जी। हैव यू अंडरस्टूड? एमएससी पावर कोई कोई ई से डिनोट करता है, कोई कोई आर से डिनोट करता है। समझ में आया? आइदर ई और आर, कोई कोई कॉलेज में या बुक में कभी भी कहीं पे भी कुछ भी दे सकते हैं। सीबीएसई में एक पार्ट होता है, दूसरा आर से डिनोट करते हैं वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन 80। क्या फॉर्मूला इसका? Q अपॉन 80। अभी ये फॉर्मूला याद रखने के बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। डिफाइन एमएससी पावर, तो क्या डेफिनेशन आ जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हो गया डेफिनेशन, समझ में आया? अभी ना मैं एक ना गेट ही लगवाने वाले दोनों साइड में, परमिशन लेती हूँ सोसाइटी से, और गेट बंद। स्कूल में कैसे होता है? प्रेयर स्टार्ट, गेट बंद। हाँ, वही वही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, परमिशन लेती हूँ, स्पेशल परमिशन। हाँ, वो तो बहुत, यहाँ पे पूरा स्टार्ट होने के बाद में नीचे शिफ्ट होगा, तो टेंशन ही नहीं है। उसका हम लोग उसका भी उपाय निकालेंगे, रुको। अच्छा ठीक है, एमएससी पावर का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन 80, बराबर है। सो एमएससी पावर और रेडिएंट एनर्जी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट। इसका यूनिट बना देते हैं अभी। हीट मतलब जूल, रुक ना भाई, रुक जा आराम से। एरिया मीटर स्क्वायर, सी सेकेंड। सबका नहीं हुआ है ना कॉलेज में, तुम लोग का एग्जाम हो गया तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, ठीक है, बाकी लोगों को पूरा करने दो। ये क्लियर हो गया सबका? डायमेंशन बनाओ जल्दी से, 2 मिनट में डायमेंशन लिख के बताओ मुझे इसका, जल्दी 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 रफ में करके बताओ फटाफट, मुझे आंसर चाहिए जरा। शॉर्ट में करो, अपने मन से करो, डिस्कस मत करो। अच्छा, प्रदीप ने बोला, जल्दी बोल, क्या बोल रहे हैं? 1 T माइनस 3 बस L 0। अच्छा, ये इसने आंसर दिया, बाकी लोग जरा करो। किया है क्या? ऐसे ही हाँ कर रहा है। तो जूल मतलब क्या हो गया? M1 L2 T माइनस 2, ऊपर वाला हीट ना रे, हीट मतलब क्या? वर्क। M1 L2 T माइनस 2, नीचे एरिया मतलब क्या हो गया? L2 हो गया, और T मतलब 1 हो गया, बराबर है। ये तो एनीवे कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा तो माइनस। एनीवेज ये फॉर्मूला लिख लो, तो मालूम पड़ेगा कि पढ़ा दिया है, नहीं तो याद नहीं रहेगा ना। जल्दी जल्दी फटाफट लिखो ये वाला फॉर्मूला। क्या चाहिए बेटा तेरे को? कि भाई यू डिस्टर्ब, चेकिंग करना है, बाकी लोगों ने लिखा है कि नहीं। एक राउंड मार के आ जाओ। कब से इधर देख रही है, उधर देख रही है, कोई लिख रहा है कि नहीं कि मैं ही लिख रही हूं, ऐसा फील हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वाला कंसेप्ट हम लोग करेंगे एमिसिविटी। नेक्स्ट वाला क्या है? एमिसिविटी। हर टाइम विटी विटी लगाया था, मतलब क्या था? कोएफिशिएंट, बराबर है। इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। हाँ, अभी तो ध्यान से देखो, ये सब डेफिनेशन है 1-1 मार्क वाले, ठीक है, विच कैन बी आस्क्ड फॉर 1-1 मार्क क्वेश्चन, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिनोटेड बाय स्मॉल ए। तो ये एमिशन जो है इसका है R अपॉन आर बी। आर मतलब रेडिएंट एनर्जी फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, कोई भी बॉडी को गर्म कर दिया, बराबर है। चाय गर्म किया मतलब वो ऑर्डिनरी बॉडी है, विच वॉज हॉट, बराबर है। और दूसरा आर बी मतलब क्या हो गया? ब्लैक बॉडी। बी मतलब क्या हो गया इधर? ब्लैक बॉडी। तो आर अपॉन आर बी, इसको हम लिख सकते हैं ई अपॉन ई बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर है क्या। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन डिफाइंड एज? इट इज द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, बराबर है, टू दी रेडिएंट एनर्जी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। या तो दूसरे टर्म्स में क्या बोलेंगे? एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू दी एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसका यूनिट होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज एमिसिव पावर अपॉन एमिसिव पावर, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा यूनिट क्या हो सकता है?
ये जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, मालूम है जूल पर सेकेंड क्या बोलते हैं इसको? पावर वॉट पर मीटर स्क्वायर. हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज द सेकेंड यूनिट ऑफ इट. गॉट इट? हाँ, तो ये भी यूनिट यूज कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा msd पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द msd पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी. रिटर्न. तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस है 1 मार्क के. इसके बाद का जो कंसेप्ट है, और एक डेफिनेशन पार्ट में कंप्लीट कर देती हूँ, फिर जो कंसेप्ट है वो देखते हैं आगे का. ये हो गया पार्ट. तो भी देखो रेडिएशन में सिर्फ डेफिनेशंस पार्ट ही मिला अभी तक. एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन से लेकर के एमएसडी पावर एंड एमएसडीवीटी. ठीक है. अभी इसमें जो कंसेप्ट है जो पढ़ना है अभी, और बाकी क्या क्या है, ब्लैक बॉडी का एग्जांपल दिया हुआ है. बराबर है. व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी? उसमें आता है साइंटिस्ट का नाम फेरिस ब्लैक बॉडी. ठीक है. इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. फेरिस ब्लैक बॉडी विच वी कंसिडर, उसने जो ब्लैक बॉडी बनाया वी कंसिडर दैट एज व्हाट? परफेक्टली ब्लैक बॉडी. ठीक है. तो उसका वो कंस्ट्रक्शन पार्ट है जो 2 मार्क के लिए आता है, विच विल बी एक्सप्लेन. फिर वापस से वो देखूंगी वहां पे कैसा हो रहा है, फिर या तो रिपीट वगैरह कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, दूसरा जो कंसेप्ट है, ये जो रेडिएशन होता है ना, हीट एनर्जी रेडिएट हो रहा है, बराबर है ना, तो उसका स्पेक्ट्रम होता है. हर एक लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, पता है ना. हाँ, ये तुम लोग ना डिग्री में पढ़ोगे, डिग्री में देखोगे, हमने देखा हुआ है. तो डार्क रूम में जो है स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे दिखते हैं वेवलेंथ का. समझ में आया? तो उसे वो, तो इसके लिए दूसरा वाला पार्ट है स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम मतलब होता है वेवलेंथ. समझ में आया? स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या इधर? वेवलेंथ. ओके, ऑफ रेडिएशन. तो जो रेडिएशन हो रहा है उसका स्पेक्ट्रम क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है, और किस तरह से चेंजेस होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये वाला पार्ट है. तीसरा है और एक लॉ. ठीक है, किरचॉफ. अभी दो 3 पार्ट है. फिर आता है किरचॉफ्स लॉ, और अभी जो इतना पार्ट बाकी है पढ़ने के लिए. ठीक है. किरचॉफ्स लॉ आता है, फिर आता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ. ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन है. डिस्प्लेसमेंट लॉ, और नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो पार्ट है वो है स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ. ठीक है. इतना पार्ट है. ये पूरे चैप्टर में अभी ये पार्ट बाकी है. क्लियर हुआ? तो ये 2 पार्ट करेंगे, बट यहाँ पे जो है आर 3 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स, दीज 3 कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. ध्यान से सुनना है, और कुछ पॉइंट्स मैं बीच में बोलूंगी, नोट डाउन करो तो करना है. इज दैट वेरी क्लियर? उसको टाइम पास के जैसा नहीं लेना है, बिकॉज द कंसेप्ट विच दे आर गोइंग टू टीच, दे आर टीचिंग, मतलब दे आर प्रिपेयर्ड विद दैट. बराबर है. कुछ पॉइंट्स अगर मिसिंग है, सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट विच यू हैव टू ऐड ऑन. इज दैट वेरी क्लियर टू यू? ठीक है. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट टेक इट दैट इजिली. और ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ना, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. यू अंडरस्टैंड? So 2 मार्क्स के, बट ऑफ कोर्स ऑल दीज 3 कंसेप्ट्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. तो 1-2 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें से. ठीक है. तो एक बार ये आ गया ना, तो ये दोनों बहुत इजी है, 1 लाइन का डेफिनेशन है, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स. ठीक है. इज दैट वेरी क्लियर? सो आई थिंक वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट फेरिस ब्लैक बॉडी. पहले तो ये कि ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी क्यों बोलते हैं, वाइट बॉडी, पर्पल बॉडी या कुछ भी दूसरा कलर का बॉडी क्यों नहीं बोलते. हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में ये सीखा है कि राजस्थान में जो घर होता है वो वाइट कलर्ड पेंटेड होता है, एंड जो पेंगुइन्स का जो फर होता है वो ब्लैक होता है. पेंगुइन्स जो होता है वो एक्सट्रीम अंटार्कटिका जो एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स होता है वहाँ पे रहता है, वेराज राजस्थान जो है एक रीजन है, जो स्टेट है वो बहुत डेजर्टेड एंड हाई टेम्परेचर वाला रीजन है. तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो ब्लैक कलर है वो अब्सॉर्ब हीट या लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, एंड वेर एज वाइट कलर जो होता है वो लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करता है. तो वो जो घर होते हैं वाइट कलर के वो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से घर जो होता है वो कोल्ड रहता है, एंड जो पेंगुइन्स होता है वो हीट एनर्जी जो ब्लैक कलर होता है उनके फर पे वो अब्सॉर्ब करते हैं, जिसके वजह से वो हीट को अब्सॉर्ब कर पाता है एंड उनका टेम्परेचर बैलेंस आउट हो जाता. तो ब्लैक कलर जो एक है वो हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है.
ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन ही यही बोलता है कि जो बॉडी हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी जिस एनर्जी को अब्सॉर्ब करे कंप्लीटली, वही ब्लैक बॉडी होती है। एंड अगर वो 100% अब्सॉर्ब करती है तो वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं उसे। एंड इसका एग्जाम्पल लैम्प ब्लैक या प्लैटिनम ब्लैक है, जो एक ही है। एंड हाँ, अगर ज़्यादा ज़्यादा अब्सॉर्ब करती है एनर्जी तो वो कम रिफ्लेक्ट करेगी। एंड अगर कम अब्सॉर्ब करती है तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करेगी। एंड हाँ, यही एक्सप्लेनेशन है। एंड फिर जो फेरिस ब्लैक बॉडी है, फेरिस ने एक ब्लैक बॉडी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। एंड इसका वर्किंग कुछ ऐसे होता है। प्लीज मेरी ड्राइंग पे मत जाना। हाँ, पहले तो उसने 2 सरफेसेस कंसिडर किए थे जो सेम मटेरियल के हैं, जो सेम टेम्परेचर पे है। एंड उनका हाँ, तो इसमें होता क्या है इनिशियली कि ये जो सरफेस है ये सिल्वर पॉलिश्ड है। सिल्वर पॉलिश्ड इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी एनर्जी, जो भी लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी यहाँ पे इसको जाके इंसिडेंट करेगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एंड जो ये सरफेस है ये वाला, वो लैम्प ब्लैक से कोटेड है। वाई ओनली लैम्प ब्लैक इज बिकॉज जब ये अपर्चर है, ये होल भी बोल सकते हैं हम इसे, जब यहाँ से लाइट इंसिडेंट, aperture is that conical aperture. मैम दिस इज द कोनिकल प्रोजेक्शन। conical project वही aperture बहुत अच्छा। ये जो है इंसिडेंट रे, ठीक है। तो जब यहाँ पे एनर्जी अंदर आएगी तो फिर इंसिडेंट होगी, तो वो अपना जो ये कोटेड है लैम्प ब्लैक से वो अब्सॉर्ब कर लेगी। एंड यहाँ से जो एनर्जी आ रही है जो बाहर की तरफ है वो सब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एंड ये सिल्वर पॉलिश्ड है। अच्छा, जिनके कॉलेज में ये टॉपिक नहीं हुआ है तो समझ में आ रहा है बराबर से? तो बेसिकली होता ये है कि जो इंसिडेंट रे है वो कोनिकल प्रोजेक्शन पे जाके हिट होती है। कोनिकल प्रोजेक्शन का काम यही होता है कि जो भी एनर्जी अंदर आ रही है वो सब ब्लैक बॉडी के अंदर ही हो और कुछ रिफ्लेक्ट बैक ना हो। अगर कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं होता तो ये जो रे आती वो वैसी ही पैरेलल बाहर चली जाती। तो इससे ये कोनिकल प्रोजेक्शन की वजह से ये ब्लैक बॉडी के जो इनर सरफेस है उस पर वो हिट होती है। एंड धीरे धीरे हिट होके एक एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं तो ये ब्लैक बॉडी अब्सॉर्ब हो, ये जो लैम्प ब्लैक है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरी एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब हो जाती है, तो कुछ रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता। एंड सेकेंडली ये जो स्पेस है ये 2 लेयर्स के बीच में, ये इवैक्यूएटेड स्पेस होता है क्योंकि ये इवैक्यूएटेड स्पेस होता है क्योंकि जब कोई चीज़ अब्सॉर्ब करती है तो उसे ऑफकोर्स रिलीज आउट भी करना होता है। एंड ये जो सरफेस है उसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बैलेंस आउट करने के लिए एक स्पेस होता है इनके बीच में, इसे इवैक्यूएटेड स्पेस बोलते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। प्रोजेक्शन बराबर है, तो कहीं और फॉल होना ही नहीं चाहिए। सो दिस इंसिडेंट रे विल फॉल ऑन दिस कोनिकल प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन से फॉल होगा, कोनिकल है तो इट विल नॉट गो स्ट्रेट, it will be reflected, बराबर है, it will be reflected, clear? So it will be reflected multiple times. तो क्या होता है, जो हीट एनर्जी, जो रे ऑफ लाइट इधर फॉल हो रहा है, एक रिफ्लेक्ट यहाँ पे एक हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो जितनी बार इट विल फॉल ऑन लैम्प ब्लैक कलर उतनी टाइम वो ऑब्जर्व करेगा कि नहीं करेगा, बराबर है। तो अभी यहाँ पे फॉल हुआ तो कितना ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे 97% एब्जॉर्ब हो गया लैम्प ब्लैक, अंडरस्टूड? बिकॉज दिस कंप्लीट पार्ट इज कोटेड विथ व्हाट, विच कलर, लैम्प ब्लैक। हैव यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट? तो इसके ऊपर से ये पूरा कोटेड होता है,
करेक्ट। सो यहाँ पे 97% हो गया अब्जॉर्ब, फिर बचा कितना 3%, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक हियर। यहाँ पे वापस 3% का 97% अब्जॉर्ब होगा, और ऐसा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है, समझ में आया। सो इट इज टेकन दैट द मैक्सिमम हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. So this is how it is constructed. Have you understood this part? So this is named as what? Ferri's black body. Everyone understood? So Ferri's black body का construction क्या लिखेंगे? ये समझ में आया? It consists of what? It is made up of double walled, metallic double walled. बराबर है? Having a small opening, small aperture. Clear? Outer surface is painted with silver polish. बराबर है? So that outside heat cannot be absorbed या cannot enter into that. बराबर है? And then internal inside wall is coated with lamp black so that it can absorb maximum heat energy. Right? In front of the opening there is conical aperture. पूरा भी concept clear हो गया सबको? ठीक है, तो डायग्राम बनाओ फटाफट जल्दी से बुक में. तो 2 मार्क्स के लिए है डिस्क्रिप्शन डायग्राम. डायग्राम हाफ मार्क प्रॉपर अगर लेबलिंग है तो, और हाफ मार्क फॉर द 2 मार्क्स ना, तो 1 मार्क नहीं, 3 मार्क्स के लिए नहीं. नॉर्मल क्लासरूम का कॉलेज का चलता है, बोर्ड में 2 मार्क्स से ज्यादा देने जैसा क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, सो कॉलेज में 3 मार्क्स के लिए दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ चैप्टर्स. राइट, लेस है तो कहीं तो वेटेज देना पड़ेगा ना उसको. You have to do proper labeling और दोनों के बीच में there is a evacuated space. बराबर है? एक्सप्लेनेशन अभी समझ में आया ना सबको? जो जिनके कॉलेज में नहीं हुआ है, for them I'm talking about. Clear? Fine. किरचॉफ्स लॉ, अभी इधर सब लोग फटाफट लिखेंगे इसको पार्ट को, ऑफ रेडिएशन. Kirchhoff's law of radiation. Now everyone look here. Suppose एक evacuated chamber ले लिया. ठीक है, we have considered an evacuated chamber. Evacuated chamber और इसको properly completely ऐसा insulated किया हुआ है कि बाहर का कोई heat अंदर नहीं आएगा. ठीक है, completely. और यहाँ पे अंदर जो है ना, मतलब बाहर का heat अंदर नहीं आएगा, बट अंदर हमने एक amount of heat इसको दिया है. So what is Q? Q is the amount of heat which is incident. और इसके अंदर जो है ना 2 bodies रखा है. One is ordinary body, O body is ordinary, और ये वाला जो है black body. समझ में आया? So in this chamber there are 2 bodies. One is ordinary body, one is black body, and amount of heat is incident. जो ये heat दे रहा है तो ये दोनों लेगा उसको, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेगा. ऑर्डिनरी बॉडी पूरा नहीं लेगा क्योंकि इसका नेचर नहीं है. ब्लैक बॉडी पूरा लेगा बिकॉज वो नेचर है कि इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. बट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है यहाँ पे? अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं. पहले लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डिनरी बॉडी के बारे में लिख लेते हैं. ऑर्डिनरी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जितना एब्जॉर्ब किया उतना वो रेडिएट कर, एमिट कर रहा है. बराबर है ना? सो हीट एब्जॉर्ब, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हीट एब्जॉर्ब कितना हो गया? कितना करेगा? कम पार्ट, थोड़ा सा पार्ट करेगा ना उसका, पूरा नहीं करेगा. बराबर है कि नहीं? तो मैंने अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना, एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या था? क्यू ए अपॉन क्यू. बराबर है? तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब विल बी व्हाट? ए इंटू क्यू. क्योंकि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं है. कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? क्यू ए विच इज इक्वल टू व्हाट? ए इंटू क्यू. दिस इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फॉर ऑर्डिनरी बॉडी. देन अभी वो ऑर्डिनरी बॉडी ने जितना एब्जॉर्ब किया उतना क्या करेगा? एमिट करेगा. द अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड, एमिटेड जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको क्या बोलते हैं? एमएसजी पावर बोलते हैं ना उसका. अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड को क्या बोलते हैं? एमएसजी पावर या रेडिएंट एनर्जी. बराबर है कि नहीं? तो ये पार्ट समझ में आया.
थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, A Q. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी. नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्लैक बॉडी. समझ में आ रहा है? तो ब्लैक बॉडी में क्या बोलता है, कितना एब्जॉर्ब करेगा हीट, पूरा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कितना है 1, तो एब्जॉर्ब पूरा करेगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब कितना हो गया 1, मतलब हीट एब्जॉर्ब विल बी कंप्लीट, मतलब कितना हो गया Q. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लैक बॉडी पूरा एब्जॉर्ब हीट करेगा कंप्लीटली Q. जितना एब्जॉर्ब हीट करेगा उतना ही क्या करेगा, एमिट करेगा. एमिटेड उसको क्या लिखते हैं, RB. M इज द पावर फॉर ब्लैक बॉडी, RB. समझ में आया? सो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, RB इज इक्वल टू जितना एब्जॉर्ब किया उतना वो पूरा रेडिएट करेगा जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा. तो ये क्या हो जाएगा, RAB इज इक्वल टू व्हाट, Q. क्लियर हो गया? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. आई बस समझ में? अभी रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे तो 1 और 2 को डिवाइड करो, R अपॉन RB कितना हो जाएगा, AQ अपॉन Q विच इज इक्वल टू A. तो ये R अपॉन RB क्या है, E. बराबर है? तो यही किरचॉफ्स लॉ है. तो किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इन अ पर्टिकुलर सिस्टम. कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन. हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? अभी रेडिएशन समझ में आया इसमें पार्ट में? फटाफट स्टेटमेंट लिखो जरा. किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या बोलता है, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन. Coefficient of absorption is equal to coefficient of emission. Coefficient of absorption is equal to coefficient of emission. मतलब क्या प्रूव करने का, किरचॉफ्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया था हमको, फॉर्मूला A is equal to E. क्लियर हुआ? ये 1 मार्क के लिए तुम्हारा हो गया, 2 मार्क का डेरिवेशन पार्ट में. बराबर है? तो इसमें क्या करेंगे, कंसिडर एन एनक्लोजर. बराबर है? कंसिडर एन एनक्लोजर. और ये डायग्राम बना सकते हो तुम लोग यहाँ पे, जिसमें 2 बॉडीज को हैंग किया, एक ऑर्डिनरी बॉडी और एक ब्लैक बॉडी है. तुम लोग ऑर्डिनरी बॉडी को A लिखना है तो A और B लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो थोड़ा सा और लग रहा है, चलो ठीक है. ऑर्डिनरी बॉडी A, ब्लैक बॉडी B, राइट. ये 2 लाइन तुम लोग सिर्फ ध्यान में रखोगे ना तो पूरा पार्ट याद हो जाएगा सब. बराबर है ना? कमती एब्जॉर्ब करता है, रेडिएट करता है, पूरा एब्जॉर्ब करता है, रेडिएट करता है, डिवाइड कर दिया, आ गया. रेडिएशन में ना मोस्टली क्वेश्चंस जो आएगा मे बी 2 मार्क्स का ब्लैक बॉडी के ऊपर से आ सकता है. बराबर है? और एक न्यूमेरिकल तो फिक्स है. समझ में? रेडिएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज में कोई भी क्वेश्चन फिक्स होता है. तो टोटल क्वेश्चन जो तुम लोगों को 6 मार्क्स के, इसमें 3 और 3 करके ऐसा डिवाइड हो सकता है. ठीक है? केटीजी पार्ट और रेडिएशन पार्ट. ठीक है? तो किरचॉफ्स लॉ सेज दैट कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन. बराबर है? सो 2 बॉडीज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस. क्लियर हो गया सबका ये पार्ट? हाँ, तो अभी नेक्स्ट पार्ट है स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ का, दैट ही विल एक्सप्लेन. एंड हो गया ना? चलो, ये जो पार्ट है स्पेक्ट्रम का, तो इसका हेडिंग है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सब लोग हेडिंग लिख लो पहले, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सॉरी. ओके, अभी इस पार्ट में कैसा है, एक ग्राफ आएगा. ठीक है? और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो ये ग्राफ अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलेस, जितना भी थियोरी पढ़ा है उसके ऊपर ही बेस्ड है कंप्लीटली. तो और ऐसा
माना ऐसा इसमें दिया गया है कि वेवलेंथ जो है और एमिसिव पावर, वेवलेंथ और एमिसिव पावर, इन दोनों फिनोमिनन का एक रिलेशन हमको इस टॉपिक में पता चलता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ पर जो एमिसिव पावर मतलब रेडिएंट पावर और अपना नीचे वेवलेंथ रहेगा। अब ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट पे हो रहा है। मतलब वेवलेंथ, रेडिएंट पावर और टेम्परेचर, अभी ये जो दो फिनोमिनन्स है ये टेम्परेचर की वजह से कैसे चेंज हो रहा है ये हमें बताता है इसका ग्राफ। तो सबसे पहला एक ऐसा छोटा सा एक लाइन कर्व, फिर एक उससे थोड़ा पीछे से एक कर्व, फिर थोड़ा पीछे से एक कर्व, and while I am drawing all of this, these are at different temperatures, okay? For example, अगर मैंने ले लिया ये 3000 केल्विन, ये 5000 केल्विन पे, ये 7000 केल्विन पे, ठीक है? यानी कि वेवलेंथ, रेडिएंट पावर और ये जो उसका टेम्परेचर है, इन तीनों का रिलेशन हमें इस ग्राफ पे पता चलता है। अभी ऐसा एक पॉइंट आएगा इस ग्राफ में कि ये जो वेवलेंथ है, ओके, ये वेवलेंथ मैक्सिमम अपने लेवल पे पहुंचेगा। तो उस वेवलेंथ को हम लैम्डा मैक्स, वेवलेंथ को लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते, राइट? तो उसको हम मैक्सिमम वेवलेंथ बोलेंगे। अभी इसके ही रिस्पेक्ट में बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। वो स्टेटमेंट्स को हमें अच्छी तरीके से समझ के ले लेना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राफ। तो सबसे पहले ये थोड़ा शैबी है, आई नो, हम एक न्यू ग्राफ टेक्स्ट बुक से देख के बना लेंगे। नहीं, इसमें क्या एरर क्या है कि नेवर वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो वेव, बराबर है? हाँ। इट हैज टू बी फ्रॉम एटलीस्ट सम पैरेलल लाइंस, क्लियर हुआ? और यहाँ पे कंप्लीटली एंड नहीं होता है, इट इज लीविंग सम गैप, दैट करेक्शन हैज टू बी मेड। इज इट क्लियर? तो वो ग्राफ में पार्ट रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट बता दो, दूसरा चलिए। ओके मैम। ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि अभी जैसे हमने वो ग्राफ, अभी ये ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है? ये सब कर्व्स है, राइट? तो ये कर्व्स मतलब ये ग्राफ थोड़ा एनर्जी जो निकल रहा है वो इरेगुलर है, मतलब पहले थोड़ा कम है, फिर एकदम ज्यादा हो जाता है, फिर वापस से कम हो जाता है उसका एमिसिव। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, कि इरेगुलरली। इसका मतलब ही कि कर्व्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी जो है वो अनयूनिफॉर्म है। टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट लिखा, टेम्परेचर रॉन्ग। हाँ मैम, वो थोड़ा ग्राफ का ये है प्रॉब्लम। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हम लिख लेंगे अपने नोटबुक में, प्लीज ये लिख लीजिए इसको। लो फटाफट ये एनर्जी, पहला पॉइंट क्या बताया उसने स्पेक्ट्रल लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में कि एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी इस पे भी ये कैसा है, एट अ गिवन टेम्परेचर। अभी कोई भी एक टेम्परेचर में देखेंगे तो एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंटर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन लिखिए। हाँ, सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि ये जो रेडिएंट पावर है, अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा, राइट? Q अपॉन AT, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ये इसका सेकेंड पॉइंट है। इसका थोड़ा बड़ा पॉइंट दिया गया है टेक्स्ट बुक में, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो रेडिएंट पावर है हमारा, एमिसिव पावर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ।
मतलब जितना हम रेडिएंट पावर बढ़ाएंगे, मतलब जितनी ज्यादा ताकत से एक बॉडी रेडिएट करेगा हीट एनर्जी, उस हीट एनर्जी का जो वेवलेंथ रहेगा वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आया? एवरी टाइम? हाँ एवरी टाइम नहीं मैम, हाँ, उसके बाद में जब तक हाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा, वही हाँ आगे हाँ। बोलने वाला था मम्मी। तो तो इनिशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन बाद में क्या होता है वो कम होते जाता है। सो ये हम लिख सकते हैं इनिशियली। हाँ अभी ये जो कर्व है, कर्व के अंदर का जो एरिया है, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? या ये जो कर्व के अंदर जो एरिया हमारे पास मिला गया है, इसका वैल्यू ही ये है। इस एमिसिव पावर, सॉरी गलत नोटेशन दे दिया, कैपिटल ये रहना चाहिए, कर लिया मैम। कैपिटल ई इज इक्वल टू Q अपॉन 80। ये इसका मतलब है कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू द हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वापिस से हम साथ में बोलेंगे, E दैट इज एमिसिव पावर इज इक्वल टू द हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यस, तो ये भी हमें लिख लेंगे। ये थर्ड पॉइंट का ये पूरा क्या बोलते हैं उसको, समरी है। ये इतना ही लिखेंगे तो बस हो जाएगा। एमिसिव पावर वो नहीं, हाँ सेंटेंस ये पॉइंटर्स दिया उसने, आई विल एक्सप्लेन क्या पॉइंटर्स मतलब जैसे जस्ट इसी से सेंटेंस आप लोग बना सकते हो। पैराग्राफ देखोगे तो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। ये हैज मेड एन एफर्ट टू फाइंड आउट द इजी वे ऑफ इट। अभी इसमें ये जो ये अभी हम यहां पर देख सकते हैं, ये जो कर्व है थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, नहीं लेफ्ट साइड में कर्व शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इफ समबडी कुड गेस। अभी तक का समझा क्या इतना कुछ जो मैंने बोला अभी तक? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, क्या मतलब इसका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है? क्या वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। वेरी गुड। इसका मतलब लैम्डा, अभी ये जो है ये लैम्डा मैक्स का है। लैम्डा मैक्स तक जितने भी वैल्यूज है वो डिक्रीज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू, अगर हम जब तक टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे उस हिसाब से ये जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है वो कम होते होते कम होते होते कम होते होते जाएगा। तो इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पर यही फोर्थ पॉइंट जो मैंने बोला अभी। तो इसी का मतलब ये है कि ये जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये लैम्डा मैक्स का वैल्यू, ये जो कर्व है, कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। दैट इज द फोर्थ पॉइंट। द कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। अभी फिफ्थ पॉइंट ये है कि टोटल एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये भी वो पहले के जैसे ही सेम कॉपी करके यहाँ पर चिपकाया गया है, लेकिन हाँ, तो ई टोटल दैट इज जो एमिसिव पावर टोटल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब कि वेवलेंथ। अभी हमने यहाँ पर जब ये लाइट गया था एक लॉ पढ़ा, नहीं उसके पहले मैम ने पढ़ाया था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये भी इसी से डिराइव किया गया है, या ओ वाला बात है ये।
वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसी से ही डिराइव किया गया है, तो वो हमें क्या बोलता है? अभी तो बड़ा कोई तो बता ही सकता है ना स्वयं। फटाफट मुझे खत्म करना है। हो गया ना? नहीं, लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट कर लो। यस मैम। तो ये जो लैम्डा मैक्स है, इट इज डायरेक्टली की इनवर्सली? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज ऑल फॉर माय सेल्फ। शॉर्ट टाइम, यस डन वेल। थोड़ा सा प्रिपरेशन टाइम कम मिला है डेफिनेटली, बिकॉज कल ही अनाउंस किया और आज इन्होंने विद ऑल द होमवर्क एंड एवरीथिंग यू हैव डन वेरी गुड, कीप इट अप, नाइस। अच्छा ठीक है, अभी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशन हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, फॉर दैट ग्राफ एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा खाली करेक्शन क्या क्या पार्ट में आ जाता है, दैट यहाँ पे जो ग्राफ पार्ट में है यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑफ कोर्स ग्राफ कौन सा वाला है, व्हाट वर्सेस व्हाट ग्राफ, जल्दी बोलो, रेडियंट पावर बराबर है वर्सेस वेवलेंथ, करेक्ट है, रेडियंट पावर वर्सेस वेवलेंथ। अच्छा, इसमें ग्राफ का पॉइंट्स कैसे हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर, जैसे ब्लैक बॉडी अगर पहला एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पे ग्राफ कैसे होगा, जैसे पहले कम है तो ये पार्ट ऐसे आ जाएगा समथिंग, बराबर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 ले लिया, मे बी 3000 केल्विन और समथिंग लाइक दैट, बराबर है, एक मिनिमम टेम्परेचर। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाते गए तो उसका ग्राफ इस तरह से बढ़ते जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। आई बात समझ में, ग्राफ पार्ट, बराबर है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अभी यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है से 5500 केल्विन, बराबर है। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम, एंड रेडियंट एनर्जी, अभी ये वाला जो पार्ट है ना, ये वेवलेंथ पार्ट कैसा हो गया, शिफ्ट हो गया यहाँ पे, लेकिन ये वेवलेंथ पे क्या हो रहा है, रेडियंट एनर्जी कितना हो गया, मैक्सिमम हुआ ना, वही वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ, रेडियंट एनर्जी इज मैक्सिमम इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। तो ये लैम्डा मैक्स एक ये पर्टिकुलर में है, तो यहाँ पे रेडियंट एनर्जी इज मैक्सिमम, दैट इज व्हाट एक्सप्लेन। सो फर्स्ट पॉइंट उसने क्लियरली बता दिया कि क्या हो रहा है, ग्राफ का पार्ट क्या हो रहा है, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहला पॉइंट, ग्राफ एक्सप्लेन्स दैट स्पेक्ट्रल लाइंस जो है that is not uniformly distributed, wavelength is not uniformly distributed। जो पॉइंट्स दिए ना पॉइंटर्स, वो सब इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, बिकॉज 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन में आ जाएगा, तो ग्राफ और वो पॉइंट्स लिखना है, उससे इजी हो जाएगा, तुम लोग सेंटेंस बना सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या बोला उसने, दैट ये रेडियंट है, इसका फॉर्मूला मालूम है ना सबको, क्या होता है, Q/AT, ये तो सबको मालूम ही है, बराबर है। तो इसमें क्या हो गया है कि यहाँ पे एज R इंक्रीजेस, तो वेवलेंथ भी क्या हो रहा है, पहला इंक्रीज होके फिर डिक्रीज, बराबर है ना, R इंक्रीजेस, रे क्या ग्राफ ऐसा हो रहा है ना, पहले इंक्रीजिंग फिर देन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और ऐसे करके कहां पे पहुंचा है वो, मैक्स, मैक्सिमम रेडिएशन पे क्या हो गया, लैम्डा मैक्स लिखते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, गेटिंग इट। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, एज रेडियंट एनर्जी इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस, एंड देन आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, डिक्रीजेस, क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट इसने क्या बताया था, एरिया कवर्ड, जितना भी एरिया कवर्ड है, बराबर है ना, सो दैट गिव्स व्हाट, एरिया कवर्ड अंडर दैट गिव्स व्हाट, एमएसजी पावर का वैल्यू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उससे रिलेटेड पार्ट। और ऑफ कोर्स वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्लेन कर दिया, मतलब लैम्डा मैक्स इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसका क्वेश्चन था एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 होता है, नहीं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होता है, बराबर है ना, ठीक है। तो एनीवेज ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, तो पॉइंट्स लिखना है 2 मार्क्स के लिए, इज दैट क्लियर, यस। तो ये वाला हो गया सबका, बुक में नोट्स में दिया हुआ है, तो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, बट ये ग्राफ को, और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जो लास्ट में बताया वो क्या था, उसमें ग्राफ कैसा हो रहा है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बराबर है, लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर शिफ्ट कर रहा है, मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू कम हो गया ना, ये वाला पॉइंट, मतलब वेवलेंथ डिक्रीजेस, समझ में, जैसे जैसा ई वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे ये टुवर्ड्स लेफ्ट में मूव कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन है जो तुम लोगों को लिखना है पॉइंट्स में, क्लियर हुआ, समझ में आई वाला पार्ट, फाइन। अभी इसमें अभी एक और है, सिर्फ लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। नेक्स्ट रीडिंग लिखो,
स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ये पूरा लॉ ऑफ रेडिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीटली। लॉ ऑफ रेडिएशन ये 11th में हमने पढ़ा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा था। कूलिंग भी क्या होता है, रेडिएट होता है ना, तो वो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ रेडिएशन था। फिर हमने पढ़ा किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। इतने सारे लॉज हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेडिएशन याद है तुम लोगों को? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था, डी थीटा बाय डी टी, या तो डी क्यू बाय डी टी, याद है कि नहीं है? प्रोपोर्शनल टू व्हाट, थीटा माइनस थीटा जीरो। आई विल अंडरस्टूड दिस पार्ट। ये न्यूटन ने दिया था, मालूम है ना? थीटा क्या है इसमें, टेम्परेचर। थीटा नॉट क्या है, रूम टेम्परेचर, जिसको बाद में तुमने इस तरह से भी लिखा था डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। ये भी लिख सकते हैं, मालूम है ना? टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी या जो भी चीज है, और टी नॉट क्या है, रूम टेम्परेचर। तुम लोग 12th में प्रैक्टिकल करोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, किया है क्या किसी ने भी? हाँ, उसी पानी को गर्म करके क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो कूलिंग चेक कर रहे हैं। बराबर है, यही एक्सपेरिमेंट लोग क्या करते हैं, बायड कर लेते हैं पूरा रीडिंग्स। लेकिन जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होता है तभी कौन से एक टाइम पे होता है, फरवरी में होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, तभी थोड़ा ठंडा रहता है क्लाइमेट, रीडिंग्स अलग होगा उधर। बराबर है, ग्राफ अलग आ जाता है, तो वो भी पॉइंट देखते हैं क्या कूलिंग रेट है, तुम लोगों ने क्या लिखा है। गर्मी में करोगे तो अलग आएगा, ठंडी में करोगे तो अलग रीडिंग आएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग ये वाला पार्ट हमने कर लिया था। लेकिन अभी स्टीफेंस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर गर्म किया है तो क्या करेगा, हीट एनर्जी रेडिएट करेगा। बराबर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करते हैं, इसका टेम्परेचर होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, वो बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा ना टी। बराबर है, तो रेट ऑफ रेडिएशन जो है, रेट ऑफ रेडिएशन, रेट मतलब जिस रेट से वो हीट एनर्जी एमिट करेगा, will be proportional to T raised to 4, will be proportional to what, T raised to 4। अभी इसमें दो बॉडीज के लिए पढ़ लिया। अगर ये हमने ब्लैक बॉडी लिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ रेडिएशन फॉर ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, दिस इज व्हाट, R इज इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सिग्मा T रेज टू 4। ये सिग्मा को बोलते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्लियर हुआ? तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया इसका। तो अभी इसका कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 5.67 इंटू 10 रेज टू -8। यूनिट बताओ, सिग्मा का वैल्यू कितना है, 5.67 इंटू 10 रेज टू -8। यूनिट बताओ इसका क्या आएगा, ये नीचे आएगा ना, बराबर है। हाँ, तो ये मैंने क्या बोला है, रेट ऑफ रेडिएशन। क्या बोला मैंने इसको, रेट ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन मतलब हीट ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, जूल, और रेट है पर सेकेंड। आ रही बात समझ में कि नहीं? और ये भी नीचे आएगा केल्विन रेज टू 4। समझ में आया पार्ट? ये रेट ऑफ रेडिएशन याद रखना, आर का मीनिंग क्या है इधर, रेट ऑफ रेडिएशन। ये है ना जैसे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मालूम है ना, इसको ऐसे बोलते हैं ना, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। इसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं, डी थीटा बाय डी टी, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। डू यू अंडरस्टैंड? कभी भी टर्म्स आएगा तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। ये किसके लिए आ गया, ब्लैक बॉडी। बट अभी हमारे पास और भी फॉर्मूला कौन सा है ब्लैक बॉडी के हिसाब से, E इज इक्वल टू क्या था, जल्दी बोलो, R अपॉन आर बी। ये ब्लैक बॉडी के लिए है ना, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी कैसे करेंगे ये, चलो मैं लिख लेती हूँ ब्लैक बॉडी, बराबर है। और ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखूं तो क्या आएगा, E आएगा कि नहीं आएगा, एक्स्ट्रा एमएसी पावर, बराबर है, E सिग्मा टी रेज टू 4। फॉर्मूला समझा? तो याद रहेगा ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये ब्लैक बॉडी के लिए, बराबर, ब्लैक बॉडी। और ऑर्डिनरी बॉडी का क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें एक्स्ट्रा एमएसी पावर आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, तो ये आ जाएगा ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। ऑर्डिनरी बॉडी, फर्क मालूम पड़ेगा तुम लोगों को? यस। अगर मैं बोलूंगी
इसका इसका पूरा स्टेटमेंट पढ़ो कैसे आएगा मुझे बताओ। क्या था ये, Q अपॉन AT, बराबर है ना। तो यहाँ पे रेट है ना, तो यहाँ क्या आएगा, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, द रेट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। अगर एरिया दिया है तो हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ए वैल्यू भी आ जाएगा। समझ में, अगर एरिया कंपेयर करना है तो। आर यू गेटिंग इट? तो ये बेसिक दो चीज ध्यान में रखो, ब्लैक बॉडी में ई नहीं आता है, ऑर्डिनरी बॉडी में ई आता है। क्लियर हुआ? अगर ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, मतलब अभी जैसे कि ये बॉडी का ये टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, हीट रेडिएट हो रहा है, कब तक रेडिएट होगा, जब वो बैलेंस होगा, बराबर, थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो अपना इक्वेशन ऐसे ही बन सकता है फॉर ब्लैक बॉडी के लिए, क्या हो गया, सिग्मा T⁴ माइनस T⁴. समझ में? अगर ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, सराउंडिंग टेम्परेचर, तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर दिया है और हमको बोला है कि रेट ऑफ रेडिएशन निकालो, रेट ऑफ रेडिएशन निकालो, तो ये यूज करेंगे। बॉडी का टेम्परेचर दिया और सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है और बोला अभी रेट ऑफ रेडिएशन फाइंड आउट करो, तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? तो ये दो फॉर्मूला लिख लो अभी। तो स्टीफेंस लॉ, अच्छा एक मिनट, पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एक मिनट रुक जाओ फिर। हाँ इधर एरिया पर यूनिट एरिया मेंशन नहीं किया ना, ये वाला भी है ना एरिया वाला पार्ट, तो यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर भी आएगा, बराबर, सॉरी। तो आर मतलब आर बेसिकली दिमाग में रखो कि आर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। तो एरिया वाला ये पूरा मीनिंग उसका इंडिविजुअली वही है, आर का रेट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया, ठीक है। फॉर्मूला लिखो। स्टेटमेंट क्या हो गया, फिर स्टेटमेंट लिखो। आर मतलब क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, बराबर है। यहाँ पे मेंशन करते हैं रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। अगर एरिया दिया है पर यूनिट एरिया नहीं है तो हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। बराबर है। तो ब्लैक बॉडी के लिए लिख लिया, तो इसमें आर का नाम लिख लो ताकि बाद में मिस्टेक नहीं हो। आर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे आर का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, बराबर है। ऑफ हमने कौन सा लिया है, सॉरी आर बी का क्या आएगा, ब्लैक बॉडी, ये हो जाएगा ब्लैक बॉडी। स्टीफेंस लॉ लिखा, रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल टू T⁴ फॉर ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। तो आर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर, सिग्मा T⁴। अगर पर यूनिट एरिया हटा दिया तो क्या आएगा, ए सिग्मा T⁴, बराबर है ना। पर यूनिट एरिया अगर मैं मेंशन नहीं कर रही हूं तो ओके। ऑर्डिनरी बॉडी का इसमें क्या आएगा, आर का फॉर्मूला लिखा है ना तुमने, दोनों लिख लिया, ई सिग्मा T⁴। सेंटेंसेस में मालूम पड़ेगा इसमें आर को क्या डिफाइन किया वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम हम आर यूज करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में रीड करने का क्या बोल रहा है वो, बराबर है। पर यूनिट एरिया बोला है या नहीं बोला है, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया थियरी पार्ट। न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में।